आज के सेशन में हम सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में 3D एनिमेशन में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लो कि हम सब इस एल्गोरिथम के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। आप किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका जानते हैं। हमारे पास 32, 24 और 60 है और यह 32 का अभाज्य गुणनखंड है और यह 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। साथ ही यह 60 का अभाज्य गुणनखंड है। दो इन तीनों में कॉमन है, एक दूसरा दो भी इन सब में कॉमन है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा? इसका HCF 2 गुना 2 यानी 4 होगा। साथ ही ये सभी नंबर्स 32 के फैक्टर्स हैं और ये सभी नंबर 24 के फैक्टर हैं और ये सभी 60 के फैक्टर हैं। एक इन सभी में कॉमन है। वास्तव में एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। साथ ही दो भी इन तीनों नंबर्स का फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है, यानी 1, 2 और 4 इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। इसे कॉमन डिवाइजर यानी उभयनिष्ठ भाजक भी कहते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि 4 इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है और इसलिए इसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 4 को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD भी कहते हैं। तो बस यही था HCF के बारे में, जिसे आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसी जानकारी की जरूरत है जो ज्यादा कठिन हो और समझने में गहरी हो। इस HCF में बहुत सारी छुपी हुई जानकारियां हैं जिन्हें आप अभी भी नहीं जानते हैं और इन्हीं के बारे में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें एक थ्योरम की जानकारी लेनी होगी। चलिए इसे समझते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b इस तरह से दिए गए हैं कि a बराबर bq प्लस r है। तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर a बराबर 32 और b बराबर 24 लेंगे। लास्ट सेशन में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था, यानी हमें a बराबर bq प्लस r मिलेगा, जहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। यानी हम 32 बराबर 24 गुना 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। इसे हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस थ्योरम में हमें a बराबर 32 और b बराबर 24 के कॉमन डिवाइजर को लेने की बात कही गई है। 4 कॉमन डिवाइजर है 32 और 24 का। साथ ही 1 और 2 भी कॉमन डिवाइजर हैं। साथ ही 8 भी 32 और 24 का कॉमन फैक्टर है। अब इस थ्योरम में कहा गया है कि a और b का हर एक कॉमन डिवाइजर b और r का भी कॉमन डिवाइजर होगा। चलिए अब देखते हैं कि b और r का कॉमन डिवाइजर क्या होगा। हमारे पास b बराबर 24 और r बराबर 8 है। यहाँ r रिमाइंडर है और हमने 24 और 8 का अभाज्य गुणनखंड लिया है। 24 और 8 में हमें 2 गुना 2 गुना 2 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब 24 और 8 के कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होंगे, यानी HCF 8 होगा। यानी a और b के जितने भी कॉमन डिवाइजर हैं वहीं b और r के भी कॉमन डिवाइजर्स हैं। साथ ही थ्योरम में कहा गया है कि इसका उल्टा भी सही है, यानी b बराबर 24 और r बराबर 8 का जो कॉमन डिवाइजर है वही कॉमन डिवाइजर a बराबर 32 और b बराबर 24 का भी होगा। यानी हमने अभी यह देखा कि 32 और 24 का जो कॉमन डिवाइजर है वही 24 और 8 का भी कॉमन डिवाइजर है। चलिए इसे समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने 56 को 42 से भाग दिया है और ये सब 42 और 56 के अभाज्य गुणनखंड है। इसमें 2 और 7 कॉमन है, यानी HCF 14 है। अब हम 42 और 14 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस केस में भी हमें 2 गुना 7 यानी 14 मिल रहा है। इसका मतलब दोनों का HCF सेम है। साथ ही हमने 70 को भी 25 से भाग दिया है और इन दोनों का HCF 5 है और 25 और 20 का HCF भी 5 ही है। और हम इसे उल्टा करके किसी भी प्रकार से देखेंगे तो दोनों का HCF सेम ही आएगा। मुझे लगता है कि अब आपको इस थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा। ये HCF के बारे में एक छुपी हुई जानकारी थी जो आपको पता नहीं थी, लेकिन इस थ्योरम को जानने से फायदा क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 15 और 36 है। 36 को 15 से भाग देने पर हमें भागफल 2 और शेषफल 6 मिलता है। हम इस भाग को एक समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसे 3D विजुअल से समझते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे पास 36 रेड बॉल्स हैं और 15 ग्रीन बॉल्स हैं। तो हम 15 ग्रीन बॉल्स से 30 रेड बॉल्स को 2 बार ढक सकते हैं और 6 रेड बॉल्स बच जाएंगे। मतलब हमने रेड बॉल्स को 2 ग्रुप में बांट दिया और हर एक ग्रुप में 15 बॉल्स हैं। हम ग्रीन बॉल्स को ऐसे ही रख देंगे। अब हमारे पास 3 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में 15 बॉल्स हैं। साथ ही 6 रेड बॉल्स बचे हुए हैं, इसे हम रिमाइंडर के रूप में रख देंगे। अब हम अपने भाग को देखते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने रेड और ग्रीन बॉल्स को अलग अलग करके अरेंज किया है। हमने 36 को 15 से भाग दिया था। अब की बार हम सब 15 को 6 से भाग देंगे और हमें 2 भागफल के रूप में और 3 शेषफल के रूप में मिलेगा।
साथ ही हम इसे इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसे भी विजुअलाइज करते हैं। तो अब हम 15 ग्रीन बॉल्स और 6 रेड बॉल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। 6 रेड बॉल्स से हम ग्रीन बॉल्स को 2 बार कवर कर सकते हैं और 3 ग्रीन बॉल्स बच जाएंगे। ये वही 3 बॉल्स है जो हमें भाग देते वक्त रिमाइंडर में मिला था। अब हमने 2 ग्रुप्स बना लिए और हर एक ग्रुप में 6 ग्रीन बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स को ऐसे ही रख देंगे। 3 ग्रीन बॉल्स बचे हुए हैं, इसे हम लास्ट में रिमाइंडर के रूप में रख लेंगे। हम रेड बॉल्स को रीअरेंज करेंगे। अब ये थोड़े ठीक लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ 3 ग्रुप बने हैं और हर एक ग्रुप में 6 बॉल्स हैं। फिर भी हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 ग्रीन बॉल्स हैं, जो कि बाकी के 3 ग्रुप्स के साथ सूटेबल नहीं है। चलिए फिर से अपने डिवीजन को देखते हैं। हम फिर से इस डिवीजन प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब की बार 6 को 3 से भाग देंगे और इस स्टेप पे हमें शेषफल 0 मिल रहा है। हम इस स्टेप को भी इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए 15 और 36 का HCF 3 हो जाएगा। तो HCF तो यहाँ हमें 3 मिल गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि HCF 3 ही क्यों होगा। 6 भी तो लिया जा सकता था, साथ ही 2 भी तो लिया जा सकता था। हम इस स्पेशल डिवाइजर 3 को ही HCF क्यों ले रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। ये बात ज्यादातर टीचर्स को भी पता नहीं होती, तो ये तो भूल ही जाइए कि बच्चों को इसकी जानकारी होगी। यहाँ 15B है और 36A है। 6R यानी रिमाइंडर है, यानी हमने 36 को 15 से भाग दिया है तो हमें 6 रिमाइंडर मिला है। तो बात यह है कि 15 और 36 का जो कॉमन फैक्टर होगा वही 6 और 15 का भी कॉमन फैक्टर होगा। इस चीज को हमने अभी एक थ्योरम से समझा था, लेकिन हमें अभी भी HCF का तो पता चला ही नहीं है। इसलिए अब हम 6 और 15 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी अब 15A बन जाएगा और 6B बन जाएगा। और जब हम 15 को 6 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर R 3 मिलेगा। ध्यान दे, अभी भी हमें HCF का पता नहीं है, तो हम फिर से उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी 6 और 15 का जो कॉमन फैक्टर होगा वही 3 और 6 का भी कॉमन फैक्टर होगा। यानी अब हम 3 और 6 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी अब 6A बन जाएगा और 3B बन जाएगा और 6 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर R 0 मिलेगा। अब फिर से हम उसी थ्योरम को 3 और 6 के ऊपर लगाएंगे, यानी 3 और 6 का जो कॉमन फैक्टर होगा वही कॉमन फैक्टर 3 और 0 का भी होगा। लेकिन यहाँ तो R 0 हो गया है, यानी हमें 3 और 6 का तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, लेकिन 3 और 0 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी हमारे पास सिर्फ 3 ही है और कॉमन फैक्टर हम कम से कम 2 नंबर्स का निकालते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें कई रंग के बॉल हैं और एक दूसरा ग्रुप भी है जिसमें भी बहुत सारे रंग के बॉल हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप बताओगे कि येलो बॉल इन दोनों में कॉमन है, यानी येलो बॉल इन दोनों ग्रुप्स का कॉमन फैक्टर है। लेकिन क्या हो अगर एक ग्रुप को हम हटा दें और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन बॉल्स में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे कि कुछ भी नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही ग्रुप है और कॉमन लेने का तो मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक ग्रुप होने चाहिए। यानी इस कंडीशन में हमें सिर्फ 3 और 6 का ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, यानी अब हमें और आगे इस डिवीजन को जारी नहीं रखना है। अब 3 और 6 का कॉमन फैक्टर 3 ही होगा और यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर भी है, क्योंकि यहाँ 3 को एक ही बार में पूरी तरह से भाग दे रहा है और ऐसा तभी होगा जब हम सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि 3 6 को भाग दे रहा है, 15 को भी भाग दे रहा है, 36 को भी भाग दे रहा है। बस इसीलिए 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है। चलिए टेंशन मत लीजिए, हम अभी इस चीज को 3D एनिमेशन से भी बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस स्टेप में HCF 3 मिला है, इसका मतलब क्या है। यहाँ 3 ग्रीन बॉल्स से रेड बॉल्स को 2 बार पूरी तरह से ढक सकते हैं और कोई भी बिना कवर किया हुआ बॉल बच नहीं रहा है। मतलब हमारे पास रेड बॉल्स का 2 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 3 बॉल्स हैं और एक ग्रीन बॉल्स का ग्रुप है जिसमें भी 3 बॉल्स हैं और कोई भी रेड बॉल रिमाइंडर के रूप में नहीं बचा है। तो ये चीज क्या बताती है, ये बताती है कि हम रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स को कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं और हर एक ग्रुप में 3 बॉल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने रेड और ग्रीन बॉल्स को इस तरह से अरेंज किया है कि ये सभी बॉल्स 3 कॉलम्स में असेंबल हो गए हैं। इन तीनों कॉलम्स से बाहर कोई भी रेड या ग्रीन बॉल बचा हुआ नहीं है। अभी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, बट डोंट वरी, हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास 32, 24 और 60 बॉल्स हैं। चलिए इन्हें 2 के ग्रुप में बांटते हैं, यानी हमें 2 कॉलम्स मिल रहे हैं और यह काफी लंबा भी है। अब की बार हम सब इसे 3 के ग्रुप में बांटेंगे।
लेकिन यह एक पूरी तरह से कंप्लीट ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही बॉल है और एक बॉल मिसिंग है। हम इसे भी कुछ देर में समझेंगे कि यहाँ एक बॉल मिसिंग क्यों है। अब की बार हम इन बॉल्स को 4-4 के ग्रुप में रखेंगे और हम 4 पूरी तरह से भरे हुए कॉलम्स पाते हैं। अब की बार हम सब इन बॉल्स को 8-8 के ग्रुप में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, 4 बॉल्स गायब हैं। अब चलिए समझते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है। ये वही एग्जाम्पल है जिसे हमने शुरुआत में लिया था। 32, 24 और 60 के कॉमन फैक्टर्स 1, 2 और 4 हैं और HCF 4 है। पहले केस में हर एक ग्रुप में 2 बॉल्स हैं और दूसरे केस में हर ग्रुप में 3 बॉल हैं और यहाँ एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक बॉल की जरूरत है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि येलो बॉल्स को 3-3 के ग्रुप में हम अरेंज कर ही नहीं सकते। सिर्फ स्काई ब्लू बॉल्स और पिंक बॉल्स को ही हम 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तीसरे केस में हमने 4-4 का ग्रुप लिया है और चौथे केस में हमने 8-8 का ग्रुप लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 कॉमन फैक्टर के रूप में है, साथ ही यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, लेकिन 8 कॉमन फैक्टर्स के लिस्ट में नहीं है और यही कारण है कि इसमें 4 बॉल्स मिसिंग है। आप यह भी देख सकते हैं कि 32, 24 और 60 का एक कॉमन फैक्टर 1 भी है। इसका मतलब इन बॉल्स को 1-1 के ग्रुप में भी रख सकते हैं। यानी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारे पास एक सिंगल कॉलम है। साथ ही 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारे पास 2 कॉलम है। लेकिन 3 एक कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ एक बॉल मिसिंग है। साथ ही 4 भी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसमें 4 कॉलम्स है। और 8 भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि 4 HCF है, क्योंकि हमने यहाँ इन बॉल्स को 3 जगह पर पूरी तरह से सजाया है, जिनमें हमने एक बॉल्स को एक बार लिया है। यानी इन बॉल्स ने बहुत ज़्यादा जगह घेर लिया है। फिर हमने इन्हें 2-2 के समूह में बांटा है। इस बार सारे बॉल्स ने जो स्पेस कवर किया है वह एक बॉल्स वाले कॉलम से कम जगह ले रहा है। फिर हमने 4-4 के समूह में बॉल्स को बांटा है और इस बार इन बॉल्स ने सबसे कम स्पेस को एक्वायर किया है। हमने जो 8 वाला ग्रुप लिया है वह जगह तो बहुत कम घेर रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें 4 बॉल्स मिसिंग है। यानी अगर इसमें 4 बॉल्स और आ जाते तो यह एक वैलिड फॉर्मेट बन जाता। चलिए कोई बात नहीं। यानी अब आप देख सकते हैं कि 4-4 वाला ग्रुप ही वह ग्रुप है जो सबसे कम जगह लेकर बैठा है। यही कारण है कि 4 को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। लेकिन क्या हो अगर हम 60 को 64 बना दें, यानी इस कंडीशन में 8 भी एक फैक्टर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 8 भी इन तीनों में कॉमन है और यह सबसे बड़ा भी है। यानी अब 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलिए इसे यहाँ देखते हैं। अब हमने 4 और बॉल्स को यहाँ जोड़ दिया है, यानी अब यह ग्रुप कंप्लीट हो गया। चलिए अब ये समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से फायदा क्या होता है, क्या रियल लाइफ में इसका कोई यूज है भी या नहीं। 3 हमारे कॉमन फैक्टर के ग्रुप में नहीं है, इसलिए इसे हम यहाँ से हटा देंगे। हमने यहाँ एक घास का बोर्ड लिया है, इसे आप फुटबॉल फील्ड भी मान सकते हैं। हमारे पास 24, 32 और 64 बॉल हैं। इन्हें जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा। चलिए घास बोर्ड को यहाँ लाते हैं। अब अगर हम यह मान ले कि एक बॉल 1 स्क्वायर यूनिट एरिया को कवर करता है, तो 120 बॉल मिलकर 120 स्क्वायर यूनिट एरिया को कवर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम इन बॉल्स को चाहे कैसे भी सजा कर रखें, वे हमेशा 120 स्क्वायर यूनिट एरिया को ही कवर करेंगे। यानी हम एक का लाइन बनाए या 2-2 का या 4-4 का या 8-8 का, वे हमेशा 120 स्क्वायर यूनिट एरिया को ही कवर करेंगे। खैर इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हम कुछ और ही पता कर रहे हैं। अगर हम इन बॉल्स को एक करके सजा कर इस बोर्ड के ऊपर रखेंगे तो वे कुछ ही हिस्सा को कवर कर पाएंगे, बाकी बॉल्स को बोर्ड के बाहर ही रहना पड़ेगा। अगर हम 2-2 करके रखेंगे तो अब की बार ये थोड़ा ज्यादा बोर्ड को कवर करेंगे, लेकिन बाकी हिस्सा बोर्ड के बाहर ही रहेगा। हम 4-4 का ग्रुप बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ये आधे बोर्ड को कवर कर रहे हैं, फिर भी आधे बॉल्स बाहर ही हैं। जब हम 8-8 वाले ग्रुप को रखेंगे तो पाएंगे कि सारे के सारे बॉल्स इस ग्राउंड पर पूरी तरह से कवर हो गए हैं। तो इससे आपने क्या सीखा? HCF जो है वह बताता है कि कम से कम जगह में चीजों को कैसे अरेंज किया जाए कि वे पूरी तरह से उस जगह में फिट हो जाएं। ध्यान दे, हमें यहाँ एरिया से कोई मतलब नहीं है। हमने तो बस अपने स्पेस यानी जगह को इस तरह से डिजाइन किया है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स को रखा जा सके। यानी हम इन बॉल्स को 8 लाइंस में सजा कर रखेंगे ताकि कम स्पेस यूज हो। यही कारण है कि 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आपने देखा है कि स्कूल के परेड में बच्चे कैसे लाइंस में सजे होते हैं। आपने आर्मी के परेड को भी देखा है, वे बहुत ही कम जगह में खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर हम लाइंस की संख्या को घटाते चले जाएं तो हमारी आर्मी फील्ड से बाहर सड़कों तक चली जाएगी। इसलिए यहाँ HCF का यूज किया जाता है ताकि आर्मी फील्ड में ही रहे और कम से कम जगह एक्वायर करे। वैसे ही आपने मिठाई की दुकान पर पेड़ा, बर्फी, लड्डू आदि क्यारियों में रखी हुई देखी होगी।
इन सभी जगहों पर हम HCF का ही यूज करते हैं ताकि कम से कम जगह का इस्तेमाल हो सके। तो ये सब कुछ HCF के बारे में था, लेकिन बातें बनाने से कुछ नहीं होता, हमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए होगा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को डिफाइन करे। इतना कुछ जानने के बाद आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से अपनी समझ से जो भी मन में आए आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दिए गए दो संख्याओं का HCF निकालने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रक्रिया को दोहराते हैं, यानी हम लंबी विभाजन की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जो शब्द है वह 9वीं शताब्दी के पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिदम का मतलब होता है हम एक अच्छी तरह से स्पष्ट प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं और तब तक अपनाते हैं जब तक कि हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट न मिल जाए। तो आप इस स्टेटमेंट को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ हमने 36 को 15 से भाग दिया था और शेषफल 6 मिला था। फिर से हमने भाग की प्रक्रिया को ही दूसरी बार भी अपनाया था। अब की बार हमने 15 को 6 से भाग दिया था और तीसरी बार भी हमने यही किया था और इस बार हमें हमारा मनचाहा जवाब मिल गया था, यानी हमें हमारा HCF मिल गया था। बस यही था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।